आज के वीडियो में हम 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसको कि हिंदी में बोलेंगे मात्रक एवं मापन। तो चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक और मापन। तो इसमें आज ये 9th का फिजिक्स का पहला वीडियो है, तो जिसमें कि हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम ये जान लेते हैं कि साइंस क्या होता है, यानी कि विज्ञान क्या होता है। तो साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। साइंस जो है ये सिंटिया नाम का वर्ड से बना है। साइंस सिंटिया नाम का वर्ड से बना है, जिसका कि मतलब होता है टू नाउ या नॉलेज। साइंस का मतलब है नॉलेज या फिर टू नाउ, यानी कि नॉलेज को हिंदी में कहेंगे ज्ञान, और टू नो का मतलब हुआ जानना या फिर, तो साइंस का मीनिंग हुआ टू नो या फिर नॉलेज, बना है सिंटिया नाम का वर्ड से। अब किसी भी चीज के बारे में अगर हम प्रैक्टिकली एंड कंटिन्यूअसली अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम साइंस कहते हैं। किसी भी चीज के बारे में प्रैक्टिकली और कंटिन्यूअसली अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम साइंस कहते हैं। यानी किसी भी चीज के बारे में प्रायोगिक रूप से और लगातार अगर अध्ययन किया जाए तो उसे ही हम साइंस कहेंगे, यानी कि विज्ञान कहेंगे। अभी के समय में विज्ञान का बहुत ही ज्यादा महत्व बढ़ चुका है। तो अब हम देखेंगे कि विज्ञान को कितने पार्ट में बांटा गया है, यानी कि कितने भागों में बांटा गया है। तो विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। विज्ञान के मुख्य रूप से दो पार्ट, यानी मेनली टू टाइप में डिवाइड किया गया। पहला का नाम है फिजिकल साइंस, दूसरा का नाम है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। फिजिकल साइंस का हिंदी हो गया भौतिक विज्ञान, एंड लाइफ साइंस का हिंदी हो गया जीव विज्ञान, या लाइफ साइंस को बायोलॉजी भी कहा जाता है, और फिजिकल साइंस को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ा जाता है। फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ा जाता है फिजिकल साइंस में। लाइफ साइंस में लिविंग थिंग यानी कि सजीव पदार्थों के बारे में पढ़ा जाता है। अब हम जानते हैं कि फिजिकल साइंस के कितने पार्ट हैं। तो फिजिकल साइंस के भी दो पार्ट हैं, पहला फिजिक्स एंड दूसरा केमिस्ट्री। फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिकी, फिजिक्स को कहेंगे भौतिकी, और केमिस्ट्री को कहेंगे रसायन। इसके बाद हम जानते हैं कि लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। तो लाइफ साइंस के भी दो पार्ट हैं, पहला हो गया बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में कहेंगे वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को हिंदी में कहेंगे प्राणी विज्ञान। तो साइंस हो गया, साइंस के मेन रूप से दो पार्ट, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस में पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग के बारे में, यानी निर्जीव पदार्थों के बारे में। लाइफ साइंस में पढ़ेंगे लिविंग थिंग के बारे में, यानी सजीव पदार्थ के बारे में। लाइफ साइंस का एक और इंग्लिश में नाम होगा बायोलॉजी। लाइफ साइंस के दो पार्ट, बॉटनी और जूलॉजी, और इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री। यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है कभी कभी कि फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, यानी भौतिक जगत क्या होता है। तो संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत का एक हिस्सा है। आगे जाके पढ़ा जाता है कि केमिस्ट्री के भी तीन पार्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। उसी तरीके से फिजिक्स को आगे जाके 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। बॉटनी के भी बहुत सारे पार्ट हैं और जूलॉजी के भी बहुत सारे पार्ट हैं, तो वो सब आगे के क्लासों में पढ़ना होता है। तो यहाँ हमने जान लिया कि साइंस के कितने पार्ट होंगे और साइंस कहेंगे किसको।
अब फिजिक्स क्या होगा? तो जिसमें हम संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके बारे में अध्ययन करना फिजिक्स का ही एक हिस्सा है। यानी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में अध्ययन करना, भौतिक जगत के बारे में पढ़ना फिजिक्स कहलाता है, यानी भौतिकी कहलाता है। अब हम जानते हैं कि क्वांटिटी क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का क्वांटिटी, यानी कि जिसको कि हिंदी में कहेंगे राशि, कि राशि क्या होते हैं, क्वांटिटी। तो कोई भी चीज जिसे हम संख्या के रूप में बता सके, यानी अगर किसी भी चीज को नंबर्स में डिनोट कर सके या फिर एक्सप्रेस कर सके तो उसे हम क्वांटिटी कहते हैं, यानी राशि कहते हैं। किसी भी चीज को संख्या के रूप में डिनोट करना यानी कि एक्सप्रेस करना ही राशि कहलाता है। तो राशि क्या है? तो किसी भी चीज को संख्या के रूप में व्यक्त करना राशि कहलाता है। अब संख्या क्या होता है? तो कोई भी चीज जो संख्या जो होता है, नंबर्स, वो डिजिट से मिलके बना होता है, यानी कि अंकों से मिलके संख्याएं बनती हैं। अब डिजिट क्या होता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को हम डिजिट कहते हैं, यानी अंक कहते हैं। नंबर्स उन डिजिट से मिलके बने होते हैं। तो कोई भी चीज जिसे हम नंबर्स के रूप में बता सके यानी एक्सप्रेस कर सके वो राशि कहलाती है। एग्जाम्पल में एज, अगर हमें किसी का भी एज बताना हो तो वो हम नंबर्स का यूज करके ही बता सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि मैं अभी 18 साल का हूं, यानी मेरा एज अभी 18 साल है, तो मैंने अपना एज बताने के लिए 18 को यूज किया। यहाँ पे 18 दो चीजों से मिलके बना है, एक तो 1 और दूसरा 8, यानी कि हमने अपना एज बताने के लिए नंबर्स का यूज किया। अगर किसी भी जगह का पॉपुलेशन बताया जाए तो भी हम नंबर्स का ही यूज करेंगे। तो पॉपुलेशन भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? क्वांटिटी का। यानी अगर हम एज बताते हैं या पॉपुलेशन बताते हैं तो वो क्वांटिटी है। एज और पॉपुलेशन क्वांटिटी है, यानी आयु और जनसंख्या। तो किसी भी चीज को संख्या के रूप में व्यक्त करना राशि कहलाता है। अब राशि का एग्जाम्पल यानी उदाहरण में हम याद रख सकते हैं आयु और जनसंख्या। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, जिसको कि हिंदी में कहते हैं कि भौतिक राशि, क्या होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? तो फिजिक्स का नियम को, यानी फिजिक्स का लॉ को, भौतिकी के नियम को अगर नंबर्स का टर्म में एक्सप्रेस कर दे तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। भौतिकी के नियमों को अगर संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। यानी फिजिक्स का लॉ को अगर नंबर्स का टर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं। पहला तो क्वांटिटी का यूनिट होगा और दूसरा नंबर्स होगा। फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स, नंबर्स और यूनिट्स। जैसे कि अगर हम बताते हैं कि किसी भी चीज का वजन 50 केजी है, तो यहाँ केजी डिनोट कर रहा है कि वो उस चीज का मास है। केजी डिनोट करता है कि मास है, और 50 बता रहा है कि वो मास में 50 है। अब अगर किसी भी जगह का एरिया हमको बताना हो कि 100 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर बता रहा है कि एरिया को, यानी क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, और 100 ये बता रहा है कि उसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है। वहीं अगर देखा जाए कि सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लेंथ का ही यूनिट है। तो सेंटीमीटर बताता है लेंथ को और 100 बता रहा है कि वो नंबर्स में 100 है। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमेशा दो पार्ट होते हैं। पहला तो उसका यूनिट और दूसरा नंबर, यानी भौतिक राशि के दो हिस्से, मात्रक और संख्या। तो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि कहेंगे किसको? तो फिजिक्स का लॉ को, यानी भौतिकी का नियम को अगर नंबर्स का टर्म में यानी संख्या के रूप में बता दें तो वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी भी चीज का वजन या फिर किसी भी जगह का क्षेत्रफल यानी एरिया,
वो सब फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, पहला तो स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का अब हम टाइप्स जानेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स, पहला स्केलर क्वांटिटी जिसको कि हिंदी में कहेंगे आधारी राशि। उसके बाद इधर अगर देखा जाए तो वेक्टर क्वांटिटी जिसको कि स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप्स में बांटा गया, यानी फिजिकल क्वांटिटी आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि भौतिक राशि को दो हिस्सा में बांटा गया, अदिश राशि और सदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, तब हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, यानी कि परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। अब अगर देखें वेक्टर क्वांटिटी को, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो, यानी कि दिशा हो, साथ ही मैग्नीट्यूड भी हो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, और वेक्टर में डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। यानी अदिश राशि क्या होते हैं, तो ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो वो अदिश राशि कहलाते हैं। और वहीं अगर सदिश राशि को देखा जाए तो ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण हो और साथ ही साथ दिशा भी हो, तब वो सदिश राशियां कहलाते हैं। अब अगर हम इनका एग्जाम्पल्स को देखें, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लेंथ, तो किसी भी चीज का अगर हमको लेंथ बताना है, तो लेंथ के पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। वहीं अगर स्पीड बताना है, तो स्पीड को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। वहीं अगर डिस्टेंस का बात करें, तो डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस बताने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो स्केलर क्वांटिटी में हमको बस इतना देखना है कि जिसे बताने के लिए मैग्नीट्यूड जरूरी हो, डायरेक्शन जरूरी नहीं हो, वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी परिमाण जरूरी हो, दिशा जरूरी नहीं हो। वहीं वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी जरूरी हो और मैग्नीट्यूड भी जरूरी हो, तब वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें वेलोसिटी बताना है, तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होगी। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट को देखें, तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का आवश्यकता होगा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को हिंदी में कहेंगे वेग और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहेंगे विस्थापन। वहीं स्पीड को चाल। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल में हम याद रख सकते हैं तापमान, समय, दूरी, चाल, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। वहीं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि का एग्जाम्पल में याद रखेंगे वेलोसिटी यानी वेग, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वहीं मोमेंटम यानी संवेग, ये सब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। त्वरण, एक्सलरेशन, वो भी वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं आधारी राशि और डेराइव्ड क्वांटिटी को कहेंगे व्युत्पन्न राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका हिंदी में नाम हो गया आधारी राशि। आधारी राशि तो ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हो,
यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होंगी, तो वैसा क्वांटिटी जो स्वतंत्र हो यानी फ्रीडम हो, जो फ्री हो। तो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो उसे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ इंडिपेंडेंट का मतलब है ऐसा क्वांटिटी जिसे बताने के लिए दूसरा किसी भी क्वांटिटी का जरूरत ना पड़े, तो वो इंडिपेंडेंट माना जाएगा। तो कोई भी क्वांटिटी जिसे बताने के लिए दूसरा किसी भी क्वांटिटी का जरूरत नहीं हो, तो वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वैसी राशियां जो स्वतंत्र हो, अतः जिन्हें बताने के लिए दूसरे राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं, यानी आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहा जाता है। तो आधारी राशि का एग्जाम्पल में जैसे कि लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई बताने के लिए हमें दूसरा किसी भी राशि का जरूरत नहीं पड़ता है, तो लंबाई यानी लेंथ एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी एक आधारी राशि है। वहीं अगर बात किया जाए टाइम का यानी समय, तो समय को बताने के लिए भी दूसरा किसी भी राशि का जरूरत नहीं पड़ता है, तो समय भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। उसी तरीके से मास, तो मास को बताने के लिए भी यानी द्रव्यमान को बताने के लिए दूसरा किसी भी क्वांटिटी यानी राशि का जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये सब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टोटल 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। तो अगर उनको अच्छे से याद कर लिया जाए तो हमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि लंबाई यानी लेंथ, समय यानी टाइम, द्रव्यमान यानी मास, तो ज्योति तीव्रता यानी लुमिनियस इंटेंसिटी। उसके बाद अगर हम बात करें तापमान यानी टेम्परेचर, पदार्थ का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, तो ये सब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की संख्या 7 है। इन सातों को याद कर लेना चाहिए। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का हिंदी में हो गया आधारी राशि। अब बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि क्या होते हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटी तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिनको बताने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का जरूरत पड़ जाए, यानी कि ऐसा क्वांटिटी जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का जरूरत पड़ जाए, तो वो डेराइव्ड क्वांटिटी हैं। यानी वैसी भौतिक राशियां जिन्हें बताने के लिए आधारी राशियों की आवश्यकता हो, तो वो व्युत्पन्न राशियां यानी डेराइव्ड क्वांटिटी कहलाएंगी। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़े, तो वो डेराइव्ड क्वांटिटी हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम किसी भी जगह का एरिया को बताते हैं, तो एरिया निकालने के लिए हमें लंबाई यानी लेंथ और चौड़ाई यानी बेस का जरूरत पड़ता है। लंबाई को मीटर में मेजर करेंगे, चौड़ाई भी कहीं ना कहीं लंबाई का ही एक पार्ट है। तो एरिया को बताने के लिए हमें लेंथ और बेस का जरूरत पड़ा, जो कि लेंथ एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। यानी अगर किसी भी चीज को बताने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का जरूरत पड़ जाए, तो वो कहलाएंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। अब अगर देखा जाए वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम बताने के लिए लेंथ, बेस और हाइट का जरूरत पड़ता है, तो वॉल्यूम भी एक डेराइव्ड क्वांटिटी होगा, क्योंकि लेंथ, हाइट एंड इसके साथ साथ बेस, ये तीनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। वहीं अगर किसी भी चीज का वेलोसिटी देखा जाए, तो वेलोसिटी बताने के लिए डिस्प्लेसमेंट का जरूरत पड़ेगा और समय का जरूरत पड़ेगा। तो समय भी एक यानी टाइम भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट भी लंबाई का एक पार्ट है। तो वेलोसिटी भी एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो कोई भी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब जिसे बताने के लिए दूसरा क्वांटिटी का जरूरत नहीं हो, तो वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी आधारी राशि है। तो वैसी राशि जो स्वतंत्र है, जिसे बताने के लिए दूसरा राशि का जरूरत नहीं पड़े, वो आधारी राशि कहलाएगा। आधारी राशि का संख्या 7, लंबाई, द्रव्यमान, समय इसका एग्जाम्पल है। अब डेराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि, ऐसा राशि जिसे बताने के लिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का जरूरत पड़े, यानी कि ऐसा क्वांटिटी जिसे एक्सप्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़े, तो वो डेराइव्ड क्वांटिटी का एग्जाम्पल है।
अब जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, ये सब डेराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का यूनिट को हम इंडिपेंडेंट यूनिट कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का यूनिट को हम इंडिपेंडेंट यूनिट्स कहते हैं, यानी कि आधारी राशि का मात्रक को आधारी मात्रक कहेंगे। अब डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट को डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, यानी कि व्युत्पन्न राशि का मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का यूनिट इंडिपेंडेंट यूनिट और डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट डेराइव्ड यूनिट। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट यानी यूनिट्स के कौन कौन से सिस्टम फेमस थे यानी प्रचलित थे। तो अब देखते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जिसको कि हिंदी में कहेंगे मात्रकों की पद्धतियां। इसका हिंदी में हो जाएगा मात्रकों की पद्धतियां। तो हमें 4 टाइप के सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को पढ़ना है, यानी 4 मात्रकों की पद्धति को पढ़ना है। CGS, FPS, MKS एंड लास्ट में SI पद्धति यानी SI सिस्टम। तो हमें लास्ट में पढ़ना है SI पद्धति के बारे में। अब हम देखते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट यानी मात्रकों की पद्धति को। तो पहले हम 3 सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। जब ये तीनों पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे SI सिस्टम के बारे में। तो पहला है CGS पद्धति यानी CGS सिस्टम, दूसरा FPS सिस्टम और तीसरा MKS सिस्टम यानी कि MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। तो CGS पद्धति को फुल फॉर्म में अगर देखेंगे तो होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। उसी तरीके से FPS का फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, MKS का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। यानी CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। अब CGS पद्धति में मास, सबसे पहले हमको 3 चीज याद रखना है, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ को हिंदी में कहते हैं लंबाई, मास का द्रव्यमान एंड टाइम को समय। तो हमें 3 चीजों को ध्यान में रखना है। इधर भी लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ को कहेंगे द्रव्यमान, लेंथ को लंबाई, मास को द्रव्यमान और टाइम को समय। उसी तरीके से इसमें भी लेंथ, मास एंड टाइम। तो तीनों का हमने पहले फुल फॉर्म जान लिया। CGS का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। अब CGS सिस्टम में लेंथ का SI यूनिट सेंटीमीटर होता था। SI यूनिट नहीं, यूनिट। CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता था, मास का यूनिट ग्राम होता था और टाइम का यूनिट सेकेंड होता था। CGS पद्धति में क्या होता था, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। तो वो पद्धति कहलाता था CGS पद्धति। CGS पद्धति में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम एंड टाइम का यूनिट सेकेंड। तो लंबाई का हो गया सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकेंड। उसी तरीके से FPS सिस्टम में लंबाई का मात्रक होता था फुट। FPS में लंबाई का फुट, मास का पाउंड और समय का सेकेंड। FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता था। तो अब हम देखते हैं MKS पद्धति को। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता था, मास का मात्रक किलोग्राम होता था एंड समय का मात्रक
सेकेंड होता था, यानी MKS में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता था। CGS सिस्टम में लंबाई का मात्रक हो गया सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकेंड। FPS में लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकेंड। उसी तरीके से MKS में लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। तो होता क्या था, तो अलग अलग देशों में ये तीनों प्रकार की पद्धतियां प्रचलित थी। जैसे कि अलग अलग देशों में जब ये तीनों प्रकार की पद्धतियां चल रही थी, तो ऐसा कंडीशन में अलग अलग देशों में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे कि कोई भी चीज अगर भारत से फुट में मेजर करके बता दिया जाता दूसरे देश को, और वहां पे अगर CGS सिस्टम चल रहा होता तो वहां लेंथ को सेंटीमीटर में मापा जाता है, तो फुट को सेंटीमीटर में चेंज करने में बहुत सारा दिक्कत होता था। तो ऐसे में साइंटिस्टों ने यानी वैज्ञानिकों ने एक इसका समाधान ढूंढने का कोशिश किया और पूरी दुनिया में एक ही तरीके के सिस्टम को चलाने का कोशिश किया, जिसे कि हम SI पद्धति कहते हैं, यानी कि SI सिस्टम कहते हैं। तो CGS सिस्टम जो था वो फ्रेंच में फेमस था, FPS सिस्टम ब्रिटेन में फेमस था। तो अब हम बात करेंगे SI पद्धति के बारे में कि SI पद्धति क्या है। अब हम बात करते हैं SI सिस्टम के बारे में। SI सिस्टम का फुल फॉर्म होता है डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। SI पद्धति का फुल फॉर्म है डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। पूरे दुनिया में 1960 में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें बड़े बड़े देशों के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने भाग लिया और पूरी दुनिया में एक ही तरह के सिस्टम को चलाने पर सहमति बनी थी। तो उस समय 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थे, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी थे, आधारी राशि थे। तो उस समय 6 फंडामेंटल क्वांटिटी थे। कुछ समय बाद उसमें 7वां फंडामेंटल क्वांटिटी पदार्थ का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस को जोड़ा गया। तो SI सिस्टम क्या था, तो SI सिस्टम MKS सिस्टम का ही एडवांस वर्जन था, यानी कि नया रूप था। MKS पद्धति का ही नया रूप SI सिस्टम था। तो MKS पद्धति का विस्तृत और परिवर्धित रूप के रूप में SI पद्धति का विस्तार हुआ। SI पद्धति का फुल फॉर्म था डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसको अंतरराष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में स्वीकृत किया गया, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देशों के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया था। उस समय 7 आधारी राशि थे, यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थे, और एक अलग से राशि को जोड़ा गया कुछ समय बाद, पदार्थ का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस को। तो अब हम देखेंगे 7 आधारी राशि यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके SI यूनिट्स कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके SI यूनिट और सिंबल को, यानी भौतिक राशि, SI मात्रक और उसका संकेत। लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का SI यूनिट है मीटर, जिसका सिंबल है स्मॉल m। अब मास यानी द्रव्यमान का SI यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है kg। टाइम यानी समय का SI यूनिट है सेकेंड, सिंबल है s, छोटी s। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर, संकेत है कैपिटल A। लुमिनियस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है कैंडेला और संकेत है CD, संकेत CD। अब टेम्परेचर यानी तापमान का SI मात्रक है केल्विन और संकेत है K। अमाउंट ऑफ मैटर यानी पदार्थ का परिमाण का मात्रक है मोल और संकेत है MOL। तो इस तरीके से हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी आधारी राशि को देखा और उसके SI यूनिट को देखा। लंबाई मीटर, छोटी m, द्रव्यमान किलोग्राम
केजी, टाइम सेकेंड छोटी एस, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए, लुमिनियस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी, टेम्परेचर केल्विन के, अमाउंट ऑफ मैटर यानी पदार्थ का परिमाण मोल और संकेत MOL। अब हम देखेंगे कि एक दो और क्वांटिटी है उनका भी SI यूनिट जान लेना चाहिए क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 7 आधारी राशि हैं, सातों के SI मात्रक और संकेत को याद अच्छे से कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं प्लेन एंगल यानी समतल कोण, उसका SI यूनिट रेडियन होता है और संकेत RAD। समतल कोण प्लेन एंगल SI यूनिट रेडियन, संकेत RAD। सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण SI यूनिट स्टेरेडियन, संकेत SR। तो इसी के साथ आज का ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया जिसका नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और मापन। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के क्लास का नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए टेलीग्राम पर रोहित सिंह अकेडमी, वहां आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।